हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा लेक्चर होगा बच्चों 10th पॉलिटेक्निक और IERT के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और वो होगा बच्चों जो मैं रेडियो एक्टिविटी शुरू किया था, रेडियो सक्रियता मैंने जो शुरू किया था बच्चों, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज का लेक्चर होगा बच्चों कोई भी न्यूक्लियस, मैंने नेक्स्ट टाइम पर बताया था बच्चों, जो रेडियो एक्टिव केमिकल होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली स्वतः बच्चों ये कुछ अदृश्य इनविजिबल रे को इमिट करते हैं, रेडिएट करते हैं। और ऐसे रेस को हम रेडियो एक्टिव रेस कहते थे बच्चों, या बैक्टीरियल रेस किया हमने कहा था। और इसी केमिकल को मैं रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते थे बच्चों। और इस घटना को हमने क्या कहा था, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता बच्चों, ठीक है। अब सवाल आपके मन में है बच्चों कि कोई भी रेडियो एक्टिव केमिकल कब हो जाता है, मतलब क्या मैं पहचान सकता हूं कि कोई रेडियो एक्टिव है या नहीं है? तो आंसर है बच्चों यस। आज की वीडियो में इसी से हमें मिलता जुलता होगा। और दूसरी बात हमने बताया था बच्चों, रेडियो सक्रियता एक न्यूक्लियर फिनोमेना होती है, नाभिकीय गुण होता है बच्चों, अर्थात सारा खेल नाभिक के कारण हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमने रेडियो एक्टिव केमिकल बताया था बच्चों, ऐसे पदार्थ या ऐसे केमिकल जो स्पॉन्टेनियसली स्वतः अल्फा बीटा गामा या रेडियो एक्टिव रेज या बैक्टीरियल रेज को इमिट करते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली, उसी को कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव कंपाउंड। और इस फेनोमेना या इस को हम कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिविटी। आई बात समझ में? चलो मैं बच्चों, तो हम आज पढ़ें बच्चों कि हम कैसे पहचानेंगे कोई न्यूक्लियस बच्चों स्टेबल है, कोई अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है वो पक्का है टूट करके बच्चों अपने मास को एनर्जी में बाहर निकालेगा, किस रूप में? अल्फा बीटा गामा रेस, अर्थात रेडियो एक्टिव रेस के रूप में निकालेगा बच्चों, और अपने मास को कम करेगा। और कम करते करते 200 से नीचे आएगा बच्चों, ठीक है, 200 के आसपास आएगा तो स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पर मैंने आपको बताया था बच्चों, या एटॉमिक नंबर 92 पर आकर के वो रुक जाएगा, 92 या 93 पर आकर के वो रुक जाएगा बच्चों। और तब उसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी बच्चों, और वो होता है लेड और बिस्मथ। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों टूट करके अपने मास को कम करते, मतलब अपने एटॉमिक नंबर को कम करते 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 वो 92 पर आकर के रुक जाएगा, या 93 पर। ये अलग अलग प्रॉपर्टी केमिकल पर डिपेंड करता है। या मास को लेते हैं बच्चों, तो टूटते 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 लेड 106 100 मतलब 100 के 200 के आसपास, 206 207 200 या बच्चों 200 के आसपास आकर के वो रुक जाता है, तब वो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी खो देता है। सवाल ये है बच्चों, जब न्यूक्लियस फिनोमेना होता है तो ये कैसे, ये रेडियो एक्टिव कौन सा न्यूक्लियस होता है, कौन सा न्यूक्लियस नहीं, आज का वीडियो बच्चों इसी पर फोकस होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं बच्चों। तो कोई भी न्यूक्लियस है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, जो कोई भी न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस बच्चों वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है बच्चों स्टेबल, स्टेबल न्यूक्लियस बच्चों, जिसे हम कहते हैं अस्थाई नाभिक। और दूसरा होता है बच्चों अनस्टेबल, अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं बच्चों अस्थाई नाभिक। जो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं बच्चों डू नॉट डिसोसिएट, ये टूटते नहीं हैं बच्चों, डिसोसिएट, ये कभी भी टूटते नहीं बच्चों, स्वतः तो कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं बच्चों, ये हर समय टूटते रहते हैं, डिसोसिएट करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसमें से डिसोसिएट करके बच्चों ये अल्फा बीटा पार्टिकल निकालते रहते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं बच्चों रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। अब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है बच्चों, सवाल ये उठता है बच्चों, मैं इसको कैसे मानता हूं कि रेडियो एक्टिव कोई है, मतलब कि कोई स्टेबल है बच्चों और कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है। इसके लिए बच्चों पिक्चर में आता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, वैसे तो बच्चों इस न्यूक्लियस को पहचानने के लिए कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, ढेर सारे हैं बच्चों। एक आता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, दूसरा होता है बच्चों बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों, पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बच्चों, बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे भी हम निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन। अब जो IRT 10th के बच्चे हैं, ठीक है,
इसको नहीं पढ़ना, इसको नहीं पढ़ना बच्चों, आपके कोर्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ही है बच्चों। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या है जरा भी देख लो बच्चों। किसी एटम को अगर देखो बच्चों, तो किसी एटम को हम x से लिखते हैं। अब x कोई एलिमेंट है तो ऊपर a लिखा रहता है, नीचे क्या लिखा रहता है बच्चों, z। और z जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या को दिखाता है बच्चों, और जो a होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, अर्थात n = आ जाता है बच्चों, या न्यूट्रॉन की संख्या को निकालो बच्चों, तो आ गया आपका a - z। इसको हमने पहले से ही बच्चों डिफाइन करके रखा है। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास नाइट्रोजन और 7 है और 14 है, तो ये है इसका बच्चों मास नंबर। क्या है? मास नंबर। और मास नंबर ए से लिखा जाता है, A = P + N, अर्थात इसमें कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है उसी का समेशन जो है मास नंबर कहलाता है बच्चों। और ये है आपका एटॉमिक नंबर बच्चों, एटॉमिक नंबर जिसे बच्चे लोग जेट से लिखते हैं, और ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है बच्चों किसी के लिए, चाहे वो आयन हो चाहे एटम हो बच्चों। अगर वो एटम होता है तो वही न्यूट्रल एटम होते बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं, प्रोटॉन निकाल लेते हैं और इसका रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं बच्चों आपके पास सोडियम है, सोडियम का 11 होता है और 23 होता है। तो अगर मैं पूछूं इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, अर्थात कितना बच्चों, 11। अगर मैं पूछूं बच्चों न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप कहेंगे सर A - Z, A - Z, तो ये A है, Z है, तो न्यूट्रॉन = हो गया बच्चों 23 - 12 = कितना हो गया आपका 13 बच्चों, 12 13, ठीक है। तो इतने इसमें क्या हैं न्यूट्रॉन, 23 में से 11 घटाओ बच्चों कितना आएगा, 12, ठीक है, ये 11 है बच्चों। तो ये 12, इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, 11, न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, इसमें से घटाओगे बच्चों तो ये आएगा। अब इसी का मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालता हूं बच्चों, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो द्वारा हम देखते हैं कौन सा न्यूक्लियस बच्चों स्टेबल होगा, मतलब वो कभी नहीं टूटेगा, और कौन सा अनस्टेबल होगा, मतलब वो टूटना शुरू करना कर देगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है बच्चों। तो ये क्या होता है उसको हम आप देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों अब हम आते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या है उसको हमें देखता हूं बच्चों। तो किसी भी एटम में बच्चों आपने न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, प्रोटॉन निकालना सीख लिया, इसका अनुपात निकालो बच्चों। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बच्चों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, 1 से अधिक, मैं ऐसे दिखा देता हूं बच्चों। चलो यहाँ पर मैं इस लाइन पर बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो लिखे हैं, इस लाइन पर बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 है, अर्थात जितने न्यूट्रॉन हैं बच्चों उतने ही क्या हैं, प्रोटॉन हैं। तो आप खुद सोचो बच्चों, कोई भी राशि जो है एक कब आएगी, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। अगर हम इधर जा रहे हैं बच्चों तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ेगा, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ रहे, तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी बच्चों। एक लाइन यहाँ पर आती बच्चों 1.5 के आसपास, ठीक है, 1.5 के आसपास में बोलना बच्चों, 1.4 भी हो सकता है, तो थोड़ा कम या अधिक होता है। अगर यहाँ तक आता है बच्चों, तो जब इधर पार करता है तो वो न्यूक्लियस बच्चों रेडियो एक्टिव हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब इसमें से बच्चों अल्फा बीटा गामा रेस निकलना शुरू कर देगी, और इसमें रहेगा तो ये टूटने वाला है बच्चों। जैसे हमने आपको बताया था बच्चों कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो धीरे धीरे, अगर न्यूट्रॉन बढ़ता है बच्चों तो धीरे धीरे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी बढ़ेगा, और बढ़ने के जब 1.5 के आसपास पहुंचेगा बच्चों, ये तुरंत टूटना शुरू कर देता है, इसमें से तुरंत अल्फा बीटा गामा रेस निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी प्राप्त करना है, रेडिएशन जब करेगा एनर्जी लॉस करेगा, मास कम होगा, तो मास जो है बहुत अधिक था वो कम हो जाएगा, और कम होकर के 200 के अंदर आ जाएगा, तो आप उसको स्टेबल मान सकते हैं बच्चों। अगर इससे कम होता है बच्चों, इस कंडीशन में न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन। अगर 1 से कम आता है तब भी स्टेबिलिटी घटती है। तो यहाँ पर बच्चों स्टेबिलिटी जो होती है, स्थायित्व जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हर समय डिक्रीज करेगी। 1 रहेगा बच्चों तो सबसे मोर स्टेबल, ध्यान रहे, मोर स्टेबल न्यूक्लियस होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि सबसे अधिक स्थायी नाभिक कब प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे सर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 आता है, अर्थात इस कंडीशन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं।
अगर न्यूट्रॉन बढ़ता है बच्चों या न्यूट्रॉन घटता है, दोनों कंडीशन में स्टेबिलिटी घटती है बच्चों। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी न्यूक्लियस की बच्चों, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर एक एक ऐसी लाइन है बच्चों जिस पर न्यूक्लियस सबसे अधिक स्टेबल होता है। आई बात समझ में। अब इससे अगर बढ़ेगा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो या घटेगा, दोनों परिस्थितियों में न्यूक्लियस अनस्टेबल होता चला जाएगा। और जब बढ़ेगा बच्चों तो 1.5 के अगर ऊपर जाता है तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल, अर्थात इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ बच्चों। जैसे कैल्शियम है 40 है और 20 है बच्चों आपके पास। चलो मैं नाइट्रोजन लेता हूँ 7 और 14 वाला है बच्चों, और यूरेनियम लेता हूँ 92 और 238 ये ले लेता हूँ बच्चों। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन न्यूक्लियस होगा इसका और सबसे कम अर्थात रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, तो आप निकाल सकते हैं बच्चों। चलो मैं इसमें प्रोटॉन निकालता हूँ बच्चों। प्रोटॉन कितने हैं 20, ये देखो जेड के बराबर। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 7 जेड के बराबर। इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 92। अब मैं न्यूट्रॉन निकाल लेता हूँ बच्चों। न्यूट्रॉन ए माइनस जेड, तो 40 माइनस ए कितना आया बच्चों 20, इसमें घटाइए। 7 माइनस ए कितना आया बच्चों, ये 14 है, ठीक है। 14 में से 7 घटाओ कितना आएगा बच्चों 7 आएगा। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे बच्चों, कार्बन 6 और 14, ठीक है। तो ये इसमें 6 हैं बच्चों और न्यूट्रॉन कितने होंगे, अब इसको घटाओ कितने आएंगे बच्चों 8। और इसको अगर मैं लिखूं तो इसमें से घटाओ बच्चों कितना आएगा, चेक कर लो। 100 कितना आएगा बच्चों 46, ये आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमने इसमें न्यूट्रॉन भी निकाल लिया। न्यूट्रॉन कैसे निकाले, ए माइनस जेड ए माइनस जेड ए माइनस जेड, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालता हूँ। तो 20/20 कितना आया बच्चों 1, तो 1 आ गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस यही होगा कैल्शियम का। आई बात समझ में। अब इसमें देख लो बच्चों, अब ये आपका न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन N/P रेशियो, तो न्यूट्रॉन बच्चों कितना है 8/6 इज इक्वल टू 1.33 के आसपास आएगा बच्चों। अब जरा इसको निकालो बच्चों, इसमें आएगा 146/92। न्यूट्रॉन इतने हैं और प्रोटॉन इतने, भाग दो बच्चों, तो आएगा 1.58 के आसपास आएगा बच्चों, ठीक है। तो अगर देखो 1 है बच्चों तो ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब 1.33 के पास है बच्चों, मतलब 1.5 के आसपास आपको नजर आ रहा है, तो ये अनस्टेबल है बच्चों। लेकिन ये क्या होगा, 1.5 के ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियो एक्टिव हो जाएगा बच्चों। इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलना शुरू कर देगी और ये न्यूक्लियस बच्चों अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और ये सबसे द मोस्ट स्टेबल आएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा है बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बच्चों, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर 1 आता है तो सबसे ज़्यादा, 1 से कम या अधिक आने पर स्टेबिलिटी हर समय न्यूक्लियस की घटती है बच्चों। आई बात समझ में। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो रहा। अब इसको मैं ग्राफिकल रूप से दिखाता हूँ बच्चों, ग्राफ खींच करके, फिर देखते हैं कि इस ग्राफ को हम स्टडी क्या कैसे करते हैं। तो ध्यान रहे क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, दे देगा तमाम तरह के एलिमेंट, पूछेगा इसमें से कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों, इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा। उससे कम स्टेबल कौन सा होगा, कार्बन जो 14 है बच्चों, ठीक है। और सबसे कम क्या होगा बच्चों, यूरेनियम जो 238 है बच्चों, ये सबसे कम। और ये तो रेडियो एक्टिव हो जाता है बच्चों, इसमें से तुरंत अल्फा बीटा गामा निकलते हैं क्योंकि इनका 1.5 से अधिक है। हमने लिखा है बच्चों 1.5 से अधिक होने लगता है तो वो क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव। 1.5 से कम होगा तो अनस्टेबल तो रहेगा बच्चों, लेकिन वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये अनस्टेबल है लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है बच्चों, इसमें अल्फा बीटा गामा कर्ण नहीं का इससे आसपास है, कभी कभी निकाल भी देता है बच्चों। और ये जो होता है बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 1 आ रही है, ठीक है। चलिए मैं इसका ग्राफ देखता हूँ बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्राफ पर चलते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब आता है आपका बच्चों न्यूट्रॉन प्रोटॉन बच्चों रेशियो। अब ये क्या होता है जरा इसको देखो बच्चों।
यहाँ पर मैंने क्या किया है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा है बच्चों, और इधर मैंने क्या लिखा है, प्रोटॉनों की संख्या। अब सोचो, अगर ये लाइन जो है बच्चों, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 है, मतलब क्या निकला बच्चों, जितनी संख्या में न्यूट्रॉन है उतनी संख्या में क्या है, प्रोटॉन है, जितनी संख्या में न्यूट्रॉन है उतनी संख्या में प्रोटॉन है। तो इस एक्सिस पर जो भी एलिमेंट मिलेगा बच्चों, वो क्या होगा, द मोस्ट स्टेबल होगा बच्चों, ये सबसे अधिक स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो 1 आ रहा है, जो उसका 1 आता है बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है। अब जरा देखो, इस लाइन से जितने दूर होगा बच्चों, मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर है बच्चों, और इस लाइन से कोई भी एलिमेंट आपका यहाँ पर है बच्चों, मान लो जितनी दूर होगा। अब यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट है बच्चों, तो अगर आप दिखाइए तो इसमें बच्चों देखो इतना ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इतना न्यूट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बच्चों बहुत ही ज़्यादा है। अब प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, न्यूट्रॉन कम होंगे, तो एक से कम आएगा बच्चों, तब भी ये न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल हुआ करेगा। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन से जितनी दूर होगा बच्चों, उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों, इस पार्टिकल को देखते हैं। तो इसमें देखो बच्चों, न्यूट्रॉन इतना है और प्रोटॉन की संख्या इतनी ही है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों ज़्यादा है प्रोटॉन पर, और यहाँ पर इस एक्सिस में जो प्रोटॉन है बच्चों ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, और इस एक्सिस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर है। तो दोनों परिस्थिति में बच्चों, एक से बढ़ा या घटा, दोनों परिस्थिति में स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, घटने लगती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बच्चों इतनी दूर पर है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बच्चों, यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन अधिक है, देख रहे हो ना, तो प्रोटॉन कम है बच्चों, तो भागफल जो है वो 1 से अधिक ही आता है बच्चों। तो इस प्रकार से इस ग्राफ से, ये ग्राफ स्टेबिलिटी का ग्राफ है बच्चों, और इस ग्राफ से जो एलिमेंट जितने दूर पर होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा। अब जब अनस्टेबल होगा, उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बच्चों अगर बढ़ करके ये ग्रेटर देन 1.5 चला जाएगा, तो वो न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब इसमें से रेडियो एक्टिव हो जाने का मतलब क्या निकला बच्चों, इसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकलना शुरू हो जाएंगी, जिसे बैकबैरियर रेज भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव रेज क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने तरह की होती है, उसको मैं आगे देखता हूँ बच्चों। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों, अब मैं देखता हूँ कि रेडियो एक्टिव केमिकल बच्चों किस प्रकार से रेडियो एक्टिव रेज को निकालते हैं बच्चों। तो इसका एक्सपेरिमेंट देखो, जब क्या है बच्चों, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से अधिक आता है, तो उसका न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो जाता है बच्चों, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो जाता है। मतलब क्या निकला बच्चों, ये स्वतः अल्फा बीटा गामा रेस को निकालेगा। तो ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस स्वतः बच्चों ये रेडियो एक्टिव रेस का बच्चों क्या करता है, रेडिएशन या इमिशन करता है बच्चों। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव इमिशन क्या होती हैं बच्चों, जो कि रेडियो एक्टिव रेस से कोई भी रेज निकल रही बच्चों, जो इनविजिबल होती है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी ये रेडियो एक्टिव कोई केमिकल ले लेते हैं बच्चों, जैसे पोलोनियम, थोरियम, कुछ भी, तो इसमें से बच्चों ये इस प्रकार से स्वतः रेडिएशन होता है, और इसी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं बच्चों। और ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, मतलब इनको टहलने के लिए बच्चों माध्यम जरूरी नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम नहीं जरूरी होता है। ठीक है, अब इन रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है बच्चों, इसे रेडियो एक्टिव रेस कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं तो उसे आयनाइज कर देती हैं। इट ब्लैक टू द फोटोग्राफी प्लेट बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं बच्चों। पहला इसका गुण होता है, हिंदी में भी बोल रहे हैं बच्चों, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी।
दूसरी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कुछ विचलित भी होती है, कुछ भी नहीं होती है बच्चों। और दूसरी बात है, ये बच्चों डायमंड जो होता है, डायमंड है बच्चों, डायमंड्स एंड कुछ केमिकल हैं बच्चों जैसे जिंक सल्फाइड पर, ये ब्लोइंग उत्पन्न करते, इन्फ्लोरेंस उत्पन्न करती हैं बच्चों, प्रतिदीप्त। अगर ये किरणें बच्चों डायमंड पर पड़ती हैं या जिंक सल्फाइड कुछ ऐसे केमिकल होते हैं तो ग्लोविंग उत्पन्न करती हैं बच्चों, चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इनकी अगली प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये गैसों को आयनाइज्ड कर देती हैं। मतलब अगर हम नाइट्रोजन पर डालते हैं बच्चों तो नाइट्रोजन आयन के रूप में हो जाएगी, ऑक्सीजन डालेंगे ऑक्सीजन आयन के रूप में हो जाती है। तो इट आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड टू द गैस, इसका हिंदी क्या हुआ बच्चों, ये गैसों को आयन में बदल देती है, आयनीकृत कर देती है। इसे कहते हैं गैसों का आयनाइजेशन या आयनन बच्चों। तो ये गैस अगर इस पर गैस पर डाला जाता है बच्चों तो गैसों को आयनीकृत कर देती है। चौथी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी होती है। तो इट डिफ्लेक्ट, मुड़ जाती है बच्चों, डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में अपने मार्ग से क्या हो जाती है बच्चों, मुड़ जाती हैं। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये चीज़ों को भेद भी सकती हैं। तो इनमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है, पेनिट्रेटिंग पावर होती है बच्चों, मतलब ये वस्तुओं को भेद करके आर पार निकल जाती है। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, भेदन क्षमता, तो इसमें भेदन क्षमता भी होती है बच्चों। और छठवीं सबसे अधिक होती है बच्चों, इट एब्जॉर्ब बाई लेड, पीबी द्वारा बच्चों, शीशा ग्लास, बाई ग्लास, कांच द्वारा ये क्या हो जाती हैं बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमने रदरफोर्ड का न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट जब हमने देखा था बच्चों तो उसमें ग्लास चैम्बर में हमने रेडियो एक्टिव केमिकल लिया था। और सातवीं इसकी प्रॉपर्टी होती बच्चों, ये कार्सिनोजेंस होती हैं, मतलब अगर कैंसर उत्पन्न करती हैं बच्चों, इट कार्सिनोजन बच्चों, कार्सिनोजन इन नेचर, अर्थात ये अगर किसी हमारे शरीर पर पड़ती हैं बच्चों तो कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो जो केरला के बेल्ट है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव केमिकल होते हैं, वहाँ के लोग जो है ज़्यादा कैंसर के पीड़ित होते हैं। इसका कारण है कि रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है बच्चों। आठवीं चीज होती है बच्चों, इट प्रोड्यूस बच्चों हीट ऑन ऑब्जेक्ट, जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं बच्चों तो उसे क्या कर देती हैं, गर्म करने की भी क्षमता रखती हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, ये फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, डायमंड जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, गैसों को क्या करती हैं, आयनीकृत कर देती हैं, और ये विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ जाती हैं, और इनमें भेदन क्षमता होती है बच्चों, और ये ग्लास द्वारा पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और ये कार्सिनोजन अर्थात कैंसर उत्पन्न करती हैं, और ये बच्चों जब किसी वस्तु पर पड़ती है उसे गर्म कर देती हैं बच्चों। आई बात समझ में? तो ये रेडियो एक्टिव रेज की प्रॉपर्टी हुई। अब ये रेज किसकी किसकी बनी है बच्चों, 1900 ईस्वी में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने पाया कि ये जो रेडियो एक्टिव रेज जिसे बेक्वेरल रेज भी कहते हैं बच्चों, चूंकि बेक्वेरल ने सबसे पहले खोजा था, ये 3 रेस की बनी होती हैं। कुछ तो बच्चों पार्टिकल नेचर की होती हैं और कुछ तो उसमें मास होता ही नहीं है, अल्फा बीटा और गामा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा वैज्ञानिक ने सबसे पहले अल्फा बीटा गामा रेस को आइडेंटिफाई किया, तो आपका है आंसर बच्चों रदरफोर्ड ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि ये रेस बच्चों 3 रेस से बनी होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। वो कैसे देखा इसको मैं अब देखता हूं बच्चों, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अब हम आते हैं बच्चों, जरा मैं इधर देखता हूं तो मैं एक ग्लास, एक कांच का बना हुआ बच्चों बर्तन ले लेते हैं। मैंने कांच का ही क्यों लिया है याद है, अभी मैंने रेडियो एक्टिव रेज जो निकलती है बच्चों ग्लास या कांच द्वारा पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, याद रखिए, ठीक है। और इसमें कोई रेडियो एक्टिव केमिकल रख देते हैं, इसकी तरफ 2 एनोड लगाते हैं बच्चों, कैथोड और एनोड। तो जैसे यहाँ से रेज निकली बच्चों,
ये कैथोड और एनोड से स्प्लिट कर जाती हैं, टूट जाती हैं। कुछ तो कैसे गई बच्चों, एनोड की तरफ, कुछ गई कैथोड की तरफ, कुछ तो सीधे निकल गई, वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा बच्चों। अब आप खुद सोचो, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है तो आने वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसे कहा गया बच्चों अल्फा पार्टिकल। क्या कहा गया? अल्फा पार्टिकल। इसका मास बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए डेविएशन इसमें तरफ कम है। और इधर जो आया बच्चों उसे बीटा पार्टिकल कहा गया, अर्थात वो नेगेटिव चार्ज थी क्योंकि पॉजिटिव एनोड की तरफ आई। और कुछ तो ऐसे ही थी बच्चों जिस पर आपको चार्जलेस, मतलब कोई चार्ज नहीं दिखाई दिया बच्चों। तो जब कोई चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो बच्चों, उसमें कोई बेंडेशन का कोई मतलब नहीं निकलता, वो सीधे निकल गए, उसे गामा रेज कहा गया। तो रेडियो एक्टिव रेज जो होती हैं बच्चों, ये जो रेडियो एक्टिव रेज थी, अब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा, ये 3 रेज से बनी है बच्चों। अल्फा पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल मैं क्यों लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसमें मास होता है बच्चों। इसके बाद दूसरा आपका बीटा पार्टिकल निकला बच्चों, ठीक है, ये बीटा पार्टिकल है, इसमें भी क्या होता है बच्चों, मास है। लेकिन जो तीसरी रेज निकली गामा रेज बच्चों, यह एक प्रकार की हाई, उच्च आवृत्ति की बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी की, उच्च आवृत्ति की बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी जिसमें मास तो था ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो जैसे फोटॉन लाइट होता है बच्चों, वैसे था, इसमें मास अपसेंट था बच्चों, इसलिए हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है बच्चों, और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कौन कहा था बच्चों कि रेडियो एक्टिव रेज में 3 रेज बनती हैं? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों, एक ग्लास या कांच के ट्यूब में रेडियो एक्टिव रख करके यहाँ पर उन्होंने एनोड और कैथोड लगा दिया, और इस पर जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी बच्चों। जिंक सल्फाइड की प्रॉपर्टी होती है कि इस पर कोई चार्ज पार्टिकल या वैसे पार्टिकल गिरता है तो चमकता है बच्चों। तो कुछ इधर चमका तो मतलब कुछ पार्टिकल इधर आए बच्चों, कुछ इधर चमका कुछ पार्टिकल इधर है, कुछ सीधे निकल गए, मतलब क्या निकला बच्चों, ये यहाँ पर भी चमक रहा है। तो कुछ इसमें 3 तरह के हो जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, तीनों होते हैं बच्चों। उसी को रदरफोर्ड ने क्या कहा बच्चों, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल रेज। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं इसकी प्रॉपर्टी को दिखाऊंगा, और फिर दिखाएंगे ये इसकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम पर होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। भेदन क्षमता वगैरह जो होती है, आयनाइजेशन पावर जो होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं IRT और पॉलिटेक्निक दोनों बच्चों। तो चलिए इसको ले लें बच्चों। आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। जब भी देखा करो बच्चों, अब प्लेलिस्ट में चले जाइए, रेडियो एक्टिविटी खोल लीजिएगा, ठीक है, हाँ, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए बच्चों, रेडियो एक्टिविटी खोज करके जो सीरियल बाय सीरियल वीडियो डाल रहे हैं उसको आप देखिए। और फर्स्ट ईयर जो बच्चे IRT दे रहे हैं वो फर्स्ट ईयर किताब जरूर पढ़ें बच्चों, चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हो, ठीक है। उसको आप नहीं पढ़ेंगे बच्चों तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि जो IRT है वो इंटरमीडिएट टचिंग है और वो फर्स्ट ईयर तक टच करती है बच्चों। तो फर्स्ट ईयर का आपको जो हमने बेसिक केमिस्ट्री आपने डाला बच्चों, और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है उसको जरूर देखा करो बच्चों। आई बात समझ में? और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। जब ये हो जाएगा बच्चों तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी करवा दूंगा। बस आज की मुलाकात यहीं तक बच्चों। थैंक यू वेरी मच।